हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 30 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम सेक्शन 31 और 32 को पढ़ेंगे। 31 सेक्शन आपकी बात किस चीज़ से करता है? एडमिशन से रिलेटेड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। सेक्शन 31 में कुछ नहीं है। सेक्शन 31 सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो एडमिशन है ना, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। आप उसे एज ए यानी मेस्टॉपल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेस्टॉपल क्या है? सेक्शन 115 यानी सेक्शन 115 के अंदर उसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो स्टॉपल का मतलब उस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये है कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। आपने जो कह दिया, आप उस चीज के लिए बंध गए। ठीक है, तो एडमिशन में कहा यह जा रहा है सेक्शन 31 में कि जो एडमिशन किया है किसी ने, हम उसे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मान सकते। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? एक साबित तो सब साबित, डिस्प्रूव करने की जरूरत वो नहीं, मतलब परमिशन नहीं देंगे आपको। तो उसको आप एज ए मेस्टॉपल आप उसे यूज कर सकते हैं। यही सेक्शन आपके 31 में लिखा हुआ है। आप केवल बेरेक को देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेक्शन 31 में लिखा है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मेस्टॉपल। इट मीन्स एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपल अंडर द प्रोविजन हियर आफ्टर कंटेंट। क्लियर? तो ध्यान रखना, आप एग्जाम में ये पूछेगा कि एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है या नहीं, तो आप ध्यान रखना कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। क्लियर? अब सेक्शन 32 बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सेक्शन 32 ये बात करता है कि वो लोग, सेक्शन 32 किन लोगों की बात करता है? सेक्शन 32 उन लोगों की बात करता है कि जो क्या हो गई हैं, जो व्यक्ति मर गए हैं। ठीक है ना, उनकी डिक्लेरेशन की बात करता है, वो रेलिवेंट है उनकी डिक्लेरेशन, ये बात करता है। यानी कि मरते हुए किसी व्यक्ति ने कोई घोषणा करी, मरने की वजह बताई। ठीक है, मरने की वजह बताई या कोई कॉज बताया या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी उसने बताई कि जी मैं जो मरा हूं ना, मेरे मरने के पीछे कारण ये है, ये कहते हुए वो मर गया। अब उसको बुलाया तो नहीं जा सकता। अब आप उसको बुला तो नहीं सकते ना, लेकिन सेक्शन 32 देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है कि उस इंसान की जो कि मर गया है, उस व्यक्ति की जो है आप डिक्लेरेशन है, उसने जो भी कुछ कहा वो क्या होगी, सेक्शन 32 के अंदर रेलिवेंट होगी। तो वैसे तो सेक्शन 32 काफी बड़ा है। ठीक है, काफी कुछ डिटेल में इसमें बता रखा है, लेकिन जो स्टेट के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछा जाता है, एवरी स्टेट में जे के एग्जाम में, तो वही मैं आपको बताऊंगी। 4-5 पॉइंट पे आपको 4-5 पॉइंट को आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया और केस लॉ को याद कर लिया, आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें याद करने की क्या चीज है? एक तो कॉन्सेप्ट को समझना और इसके केस लॉ को याद रखना और आपके इसके एसेंशियल को याद रखना। ये 3 चीजों को अगर आप याद रख लिए तो आपको सेक्शन 32 कहीं भी आएगा तो आप इजीली उस चीज को बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 32 क्या कह रहा है? सेक्शन 32 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सेक्शन 32 बात किस चीज की कर रहा है? सेक्शन 32 ये कह रहा है कि कोई इंसान जो कि जिसको ऐसे समझो जैसे कि कोई एक पर्सन है, वो घर से गया अपनी वाइफ को ये कहते हुए कि मेरे को ना मेरे फ्रेंड ने बुलाया है और इसलिए बुलाया कि उसने ना मुझे कुछ पैसे मैंने उसे कुछ पैसे दे रखे थे, तो उसने कहा कि तुम ना आकर के पैसे ले जाओ मुझसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक पर्सन है, वो अपनी वाइफ से घर से ये निकलते हुए कहता है कि मेरे फ्रेंड की वाइफ ने ये कहा है कि जी भाई साहब आप अपने पैसे ले जाओ, जो पैसे उसने उसको उधार दे रखे थे। इतनी बात क्लियर? अब वो क्या हुआ, अपनी वाइफ से ये कहता हुआ घर से बाहर निकल जाता है कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ या इस जगह जा रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि किसने मुझे पैसे लेने के लिए बुलाया है, कि जो पैसे मैंने उसे दे रखे थे। अब हुआ क्या, वो चला गया। वो घर से बाहर कहते हुए ये मतलब जो भुगतान था, वो जो लोगों का फोन आया था कि जो है अपना भुगतान अपना कर लो, मतलब अपने पैसे ले जाओ, इन वन वर्ड। तो अब उसने क्या हुआ, उसने उस दिन वो घर निकल गया, वो घर से बाहर निकल गया। इट मीन्स तो वो उसने जहाँ पे उसको फोन आया, जहाँ पे उसके फ्रेंड ने बुलाया, वो वहां गाड़ी लेकर के चला गया, या उसने ट्रेन पकड़ ली जाने के लिए। अब उसके अगले दिन, ठीक है ना, एक दिन तो उसको जाने में लगा, उसके अगले दिन क्या हुआ, उसका कटा हुआ शरीर एक संदूक में मिला। उसका कटा हुआ शरीर एक संदूक में मिला, और जिसमें कि
वो वहीं पे मिला जहां पर कि वो गया था। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत क्या है, यहाँ पे आपको ये बात समझने की जरूरत है, कहानी यानी केस ये क्यों सुनाया मैंने आपको। यहाँ पे जो व्यक्ति अपनी वाइफ से ये कह के गया था जी मैं फलाने से पैसे लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे उसका अपनी वाइफ से ये कहना कि मैं जा रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट करी है ना उसने, ये एविडेंस के रूप में एडमिसेबल होगी। क्लियर? ये क्यों? क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस को बता रही है, ये एक ट्रांजैक्शन थी, एक सर्कमस्टांसेस बता रही है कि जिसके परिणाम स्वरूप उसकी डेथ हुई। तो ये जो मैंने आपको बात बताई ना, ये केस की ही बात है। ये जो केस था ये था पकाला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ AIR, 1939 का ये केस था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो मरते हुए उसने घोषणा करी, अपनी पत्नी को कहा जी देखो ऐसे ऐसे मैं पैसे लेने जा रहा हूं। तो वो क्या हो गई, वो धारा 32 के यानी सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 के अंदर एडमिसेबल हो गई। अब सेक्शन को देख लेते हैं। अब सेक्शन क्या कह रहा है। सेक्शन में लिखा है उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो लोग, उन लोगों की बात कि जो मर चुके हैं, उनकी बात को धारा 32 क्या बना रही है, रेलिवेंट बना रही है, एडमिसिबल बना रही है कि जी चलो कोई बात नहीं। अब ये भी ना डिपेंड करता है किस कुछ चीजों पे, इसके भी ना कुछ बेस हैं। ऐसे तो कोई भी कह देगा ऐसे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उठता है कि जी अब मरने वाले व्यक्तियों की हम क्यों स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान रहे हैं। वो इसलिए मान रहे हैं कि लॉ ये प्रिज्यूम करता है, लॉ ये मानता है कि जी मरता हुआ आदमी कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। जैसे कि वो अपने मेकर से, अपने मास्टर से, यानी भगवान को मास्टर मानते हैं ना, तो वो उससे मरते हुए नहीं मिलना चाहेगा। तो इसलिए उम्मीद ये की जाती है कि जो इंसान, जो कोई भी व्यक्ति मरने जा रहा है, ठीक है, जो कोई व्यक्ति मरने जा रहा है और वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो झूठ तो नहीं बोलेगा, एटलीस्ट 80 और 90%। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जब कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के समय अपनी मृत्यु के कारण और वो सर्कमस्टांसेस के बारे में डिक्लेरेशन देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। इसको डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से ही जाना जाता है। आपको इसका सेक्शन नंबर ध्यान रखना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो डाइंग डिक्लेरेशन कहते किसे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया में ये कहा गया है इसके अंदर कि जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, भले ही उसे उम्मीद ना हो कि उसकी मौत हो जाएगी। क्या कहा मैंने? भले ही उसे ये उम्मीद ना हो कि उसकी मौत हो जाएगी, वो मरने वाला है, वो फिर भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, वो डेथ बेड पे पड़ा है पर उसे ये लगता नहीं है कि वो मरेगा, पर वो कोई डिक्लेरेशन दे रहा है इंडियन लॉ में, तो वो रेलिवेंट माना जाएगा। अब इसी के अगेंस्ट इंग्लिश लॉ क्या है। अब इंग्लिश लॉ क्या कह रहा है। इंग्लिश लॉ कह रहा है कि जो भी डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उस वक्त उसको ये पूरी तरह से उम्मीद होनी चाहिए। क्या उम्मीद होनी चाहिए? कि मैं मरने वाला हूं, कोई चांस ही नहीं है मेरे बचने का। ठीक है, तब इसको रेलिवेंट माना जाएगा उसमें, तब इसको एडमिसिबल माना जाएगा इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 बात आपको समझ में आ गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए, कई बार पूछ देता है एग्जाम में। अब तीसरी बात क्या है। अब तीसरी बात ये है कि इसकी जो है एविडेंसरी वैल्यू क्या है, या बेसिस ऑफ रेलिवेंसी अगर हम कहें, इसका क्या बेस है। ये क्यों हम कह रहे हैं कि कोई मर रहा है और मरते हुए आप उसकी स्टेटमेंट ले रहे हैं, उसको एविडेंस के रूप में यूज कर रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डेथ बेड पे पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति केवल सच ही बोलने की इच्छा रखेगा। ये जो बात कही थी ना, ये मैथ्यू ऑर्नल्ड ने कही थी, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। अब इसके एसेंशियल पे बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको ध्यान रहे। सबसे पहला जो इसका एसेंशियल है, जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला एसेंशियल है कि कॉज ऑफ डेथ, वो अपने मरने का क्या है, कारण बताए। कारण बता रहा हूं ना, या कुछ भी है, कोई कारण तो होना चाहिए उसके मरने का। ये जो बात कही थी, एक केस था नारायण सिंह वर्सेस बिहार राज्य, 1962 का ये केस था, जिसमें ये कहा कोर्ट ने कि जो स्टेटमेंट है ना,
स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट शुड बी रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द मेकर। जो स्टेटमेंट है वो मृत्यु के कारण से संबंधित होनी चाहिए। आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो आपकी मृत्यु का कोई कॉज तो हो, कोई रीजन तो हो, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। आलतू फालतू की बात नहीं हो कि कोई जी हाँ फलानी प्रॉपर्टी थी मेरी, उसका ये हुआ, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, XYZ और वॉट एवर। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एसेंशियल है कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था सरकमस्टांसेस, जैसे कि पकाला नारायण वाले केस में बताया, सरकमस्टांसेस ऐसी बनी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। वो पैसे लेने के लिए गया तो उसने उसको खात्मा ही कर दिया, इसलिए मार दीजिए, पैसे देने की झंझट ही खत्म, चलो इसे मार ही दो। तो बड़े प्यार से बुला भी लिया। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मौत का हो जाना, मर जाना चाहिए उस इंसान को जो डिक्लेरेशन दे रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर वो बच गया तो पंगा पड़ेगा। क्या कि भाई अगर तुम जिंदा हो, तुम ठीक ठाक हो, तो तुम अपनी बात को प्रूफ करो ना, साबित करो। ऐसे थोड़ी हम तुम्हें मान लेंगे कुछ भी, ठीक है ना। जिसमें कि एक केस में ऐसा हुआ भी था। एक केस था जिसमें क्या था, एक लेडी जो है ना, एक लेडी जल के मरी थी। अब एक लेडी जो जल के मरी थी, तो उसने क्या हुआ था, जब घर में बैठे थे, जैसे घर में हस्बैंड वाइफ और बच्चे बैठे हुए थे, तो जब घर में हस्बैंड वाइफ और बच्चे बैठे हुए थे, तो हस्बैंड ने क्या किया, उसको बच्चों को बाहर कर दिया कमरे से कि बेटा तुम बाहर जाओ। अब हुआ ये, तो वो उसने अंदर से ताला वो कुंडी लगा ली, और वो क्या है, वो जल गई, मतलब मरी हुई मिली। तो उसने स्टेटमेंट ये दिया हॉस्पिटल में, जब वो मरने को हो रही थी, उसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसने खुद को आग लगा ली, खुद को आग लगाने के बाद उसने फिर फटाफट से उसको लेके गया, उसका हस्बैंड मतलब हॉस्पिटल में लेके गया। तो उसने स्टेटमेंट दी कि मेरे पति ने मुझे जलाया है। ठीक है, अब उसने कहा कि जी मेरे पति ने मुझे जलाया है, तो वैसे तो मैंने आपको बोला कि मतलब ये स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, यहाँ कोर्ट को बहुत ध्यानपूर्वक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि उस चीज को उसने देखा, जब थोड़ा सा और डिटेल में गए, एनालिसिस किया उस केस का, तो पता चला उसके बच्चों ने स्टेटमेंट ये दी जी कि मेरी माँ ने तो पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ठीक है, क्यों की थी? क्योंकि मेरे पापा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब यहाँ पर बच्चों की जो स्टेटमेंट थी, इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से पंगा पड़ गया, कोरोबोरेशन हो गया। तो यहाँ पे उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को क्या नहीं माना गया, एडमिसिबल नहीं माना गया, रिलायबल नहीं माना गया। ये आपका सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2 बता रहा है। ये क्या है, एविडेंसरी वैल्यू की बात कर रहा है कि एविडेंसरी वैल्यू इसकी क्या होगी। तो इसलिए सोच समझ के काम को करना पड़ेगा ना, कि आप जो बोल रही हैं, आपका बोलना कितना ठीक है, ये मतलब ये देखना पड़ेगा ना, आप जिसको दोष दे रही हैं। तो यहाँ पे बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जिंदा नहीं रहना चाहिए वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है। और चौथी बात, उसे उम्मीद, हम बात तो मैंने करी उम्मीद हो ना हो, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग चले तो उम्मीद हो ना हो, उसको क्या है, उसको करना ही पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ये आपके एसेंशियल हैं, चाहे वो सिविल लॉ हो आपका या क्रिमिनल लॉ हो। अब बात करते हैं हम किस चीज की, अब बात करते हैं हम बेरेक की। और उससे पहले कुछ क्वेश्चन पे नजर मार लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आ रहा है कि इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी। एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी इसकी, एविडेंसरी वैल्यू की अगर हम बात करें, तो अगर एविडेंसरी वैल्यू में क्या हो जाता है, किसी भी तरह से कोई भी पर्सन अगर उस चीज से ऊपर उठ, मतलब उस चीज से अलग मिलता है, यानी कि जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो डाइंग डिक्लेरेशन उसकी झूठी मिलती है, या वो कुछ और वो कर रहा है, तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू बहुत वीक हो जाएगी। अब ये जरूरी भी नहीं देखो कि मरते हुए ये उम्मीद लग रही हो कि उसे कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी भी नहीं है, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें चीज को समझना पड़ेगा ना। तो अब दूसरी बात यह है कि इस खाली क्या इसके सोल बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है, यानी कि इसके खाली इसी डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे सजा हो सकती है क्या। तो इसके लिए बहुत सारे केसेस हैं,
जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है कि जी हाँ बस वो रिलायबल होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रीवी काउंसिल का, और या आप सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि उल्का राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। इन सारे केसेस को अगर देखा जाए तो उसमें यही बता रखा है कि जी देखो ऐसा है, अगर आपकी बात रिलायबल लगती है तो उसके बेस पे क्या हो जाएगी, कन्विक्शन हो जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है कोर्ट को भी, ठीक है। अब इसे कौन रिकॉर्ड कर सकता है, अब कौन रिकॉर्ड करेगा, वैसे तो देखो पर्टिकुलर कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन इसमें कहा गया है कि कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है मजिस्ट्रेट के उसके लिए कि मजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड करेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट अगर रिकॉर्ड करेगा तो बहुत पावर, उसको बहुत उसमें दम हो जाएगा ना, उसमें वजन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है, तो आप ध्यान रखें ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, और ये कंडक्ट से भी हो सकती है, ठीक है। जिसमें कि केस था क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, जिसमें कि इशारे से बात की गई थी, इशारे से बताया था जी देखो इसने मेरा गला काट दिया, क्योंकि उसके गले में ही लगा था तो बोलती कैसे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम सेक्शन को देख लेते हैं। सेक्शन 32 ये कह रहा है कि उन व्यक्तियों की स्टेटमेंट जिन्हें एविडेंस के रूप में नहीं बुलाया जा सकता, वो कौन कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। पहली बात मैंने कही, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, वो व्यक्ति जो मर गया है या मिल नहीं सकता, बहुत लंबे टाइम से उसका कुछ पता ही नहीं है, उसको ढूंढा नहीं जा सकता, कहाँ है वो कहाँ नहीं, ठीक है। लिखा हुआ है साफ कि स्टेटमेंट्स रिटर्न और वर्बल और ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड और हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और whose attendance cannot be procured without an amount of delay और एक्सपेंसेस, यानी कि कुछ उसको इतना पॉसिबल नहीं है कि उसको हम बुला सकें कोर्ट में, बहुत दूर है वो। तो जितना मामले की परिस्थितियों में कोर्ट को ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग उसको वो क्या करेगा, रेलिवेंट मानेगा। तो इसमें दो बातें हैं कि या तो वो मर गया है या वो मिल नहीं सकता। आप इस बात को ध्यान रखें। पहला जो कह रहा है सेक्शन 32 का सबसेक्शन, सेक्शन 32 की जो लैंग्वेज है उसी में लिखा है। तो उसका सबसेक्शन 1 क्या है, वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जिनको आप नहीं बुला सकते। सबसे पहली बात, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु से संबंध है उनका, ठीक है। जब कि वो व्यक्ति क्या है, मरने को जा रहे हैं, उनका स्टेटमेंट क्या होगा, रेलिवेंट होगा। और सेकेंड इज और इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस इट मीन्स कारोबार के अनुक्रम में किया गया हो ऐसा कोई स्टेटमेंट कि जो पॉसिबल नहीं है कि वो क्या है, आ सके कोर्ट में। तीसरा है और अगेंस्ट इंटरेस्ट और मेकर, यानी कि उसको करने वाले के हित के विरुद्ध हो, कोई भी इस तरह का कोई उसका वो हो, मतलब इंटरेस्ट हो, धन संबंधी या फिर कोई उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके अगेंस्ट हो, तो उसको नहीं बुलाया जा सकता। और गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, यानी कि लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में या साधारण हितों के बारे में संबंधित हो, वो नहीं आ पा रहा है। और फिफ्थ क्या है, और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, यानी नातेदारी से जुड़ा हुआ हो कुछ ऐसा कि जो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। और उसके बाद है सिक्स्थ है कोई पारिवारिक वसीयत से संबंधित हो। सेवेंथ है और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 13 का क्लॉज ए, जैसे कि हमने क्लॉज ए में क्या पढ़ा था, सेक्शन 13 में कस्टम्स रिलेटेड बात कर रहा है ना, कि जबकि कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो कि आपके कस्टम के और राइट्स रिलेटेड हो। उसके बाद है एट्थ है और इज मेड बाय सेवरल पर्सन एंड एक्सपेंसेस फीलिंग्स रिलेटिंग रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। इट मीन्स कोई अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जो कि मैटर इन क्वेश्चन हो तो नहीं किया जा सकता। तो आपको मेरी बात समझ में आई। मैंने इसमें आपको 4 बातें बताई हैं कि एक तो ये आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी वेरेक में नोट डाउन कर लेना। अगर इसमें कोई वैसे भी मैं इसके एक एक पॉइंट को एग्जांपल के सहित दूसरी वीडियो में कवर कर दूंगी, लेकिन आपको इस वीडियो में मैं इतना समझाना चाह रही हूँ, वापस रिपीट कर रही हूँ कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए एसेंशियल होना बहुत जरूरी है। कुछ एसेंशियल एलिमेंट है, आप उनको याद रख लें, ठीक है। और कुछ केस लॉ को याद रख लें जो कि मैंने आपको बताया, केस लॉ।
उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ से रिलेटेड है, और डाइन डिक्लेरेशन है क्या, और सोल बेसिस पे क्या हो सकती है। तो मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट और काफी जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो सोल बेसिस पे हो सकती है। बाकी इसमें मैं दूसरी वीडियो में जो आपका रहता है उसको कवर करती हूँ। थैंक यू सो मच।